नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी बाय अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। देखिए, अगर आप रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। इसमें मैं रीजनिंग के एक 2 सेट लगाने वाला हूं जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए। देखिए, एक बच्चे ने कमेंट्स किया है कि सर जो आप पढ़ा रहे हो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं या फिर जो पूछे गए सवाल हैं क्या आप वही पढ़ा रहे हो? तो बिल्कुल मेरे भाई, मैं वही क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ। देखिए, 100 सेट है। इसके पहले मैंने बहुत सारी क्लासेस कंप्लीट करवा दी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। ये सॉल्व्ड पेपर की सीरीज जो है आपकी चल रही है, जिसमें आप देखिए 17/9/2018 से 31/10/2018 तक जो भी सवाल पूछे गए हैं उसी को मैं कवर कर रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आज जो मैं कंप्लीट करूंगा वो है 20/9/2018 12:30 बजे से 2 बजे के बीच पूछे गए सवाल, जिसमें पहला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको ये बताना है कि वर्गों की संख्या जो है ये कितनी है। देखिए, वर्ग कहते किसे हैं? वर्ग, ये आपका वर्ग बन गया। ये जो है आपका वर्ग बन गया। कहने का मतलब है कि जिसके चारों कोनों जो चारों कोने हैं बराबर हों उन्हें आप वर्ग कहेंगे। इसमें से आपको काउंट करना है कि वर्ग कितने हैं। देखिए, इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली तरीके से काउंट कर सकते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 तो वैसे ही हो गए। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखो तो मैं कलर चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ। एक ये बड़ा वाला, ये हो गया आपका 9। एक ये बड़ा वाला, ये हो गया आपका 10। ठीक है। इसके बाद अगर आप देखो यहाँ पर तो एक ये हो गया आपका 11 और एक ये हो गया आपका 12। और इसके अलावा मेरे भाई अगर आप यहाँ पर देखो कितने हो गए 8, एक ये पूरा 9, एक ये पूरा 10। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक ये वाला आपका बनेगा, एक ये वाला, ये हो जाएगा आपका 13। और एक ये पूरा बड़ा वाला, ये हो जाएगा आपका 14। यानी कुल मिलाकर के ओवरऑल कहा जाए तो 14 जो हैं ये आपके वर्ग यहाँ पर हो जाएंगे। तो ए आंसर, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 तो वैसे ही हो गए। एक ये वाला पूरा 9, इसके बाद एक ये वाला पूरा 10, इसके बाद एक ये चारों कोनों मिला करके 11, एक ये 12, एक ये 13 और ये पूरा बड़ा वाला 14। यानी ओवरऑल कहा जाए तो 14 वर्ग यहाँ पर हो जाएंगे। ए आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस पैटर्न का चयन करें जो निम्न चित्र के जैसा दिखता है। आपको यहाँ पर ये प्रश्न आकृतियाँ दी गई हैं, उसके बाद नीचे विकल्प आकृतियाँ या फिर कहा जाए उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही रूप से मेल खाता है। देखिए, इस तरीके के सवाल को हल करने के लिए आपको प्रश्न आकृति को ध्यान से देखना होगा। इसमें देखिए, आप सबसे पहले दो जो है वृत्त बने हुए हैं। इन दो वृत्त के अंदर जो है ये कुछ इस प्रकार से आकृति बनी हुई है। पहले ऑप्शन में देखिए केवल और केवल एक ही इसमें डंडी निकली हुई है, तो ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरी में कोई भी यहाँ पर नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। सी में तो कोई निकला ही नहीं है तो ये भी गलत है। डी वाले में अगर आप देखोगे तो ये भी गाइस ऊपर की तरफ एक एरो जैसा बना हुआ है, यहाँ पर भी एरो जैसा बना हुआ है। दो वृत्त यहाँ पर भी है, दो वृत्त यहाँ पर भी है। तो ओवरऑल कहा जाए तो डी जो है ये बिल्कुल प्रश्न आकृति जैसा ही नजर आ रहा है। तो आंसर नंबर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन ए में है तो ए आंसर परफेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इस बात को भी आप खास ध्यान रखेंगे कि जो ऑप्शन होता है वो एग्जामिनर चेंज करके देता है। जैसे यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ये ऑप्शन ए में दे दिया गया, तो डी आंसर आपका ए में ही है, तो ए आंसर ही आपका राइट आंसर माना जाएगा, ना कि डी वाला। तो इस बात को आप खास ध्यान रखिएगा। आगे सवाल देखिए। अगला सवाल आपके सामने कि एक कूट भाषा में यदि काइट को 10 81 94 लिखा जाता है तो TEAR को कैसे लिखा जाएगा। देखिए, इस तरीके के सवाल को हल करने के लिए आपको सबसे पहले इन अक्षर की प्लेस वैल्यू पे जाना होगा। आप जानते हैं कि के की प्लेस वैल्यू 11 होती है। मैं यहाँ पर पहले लिख दे रहा हूँ आपको समझाने की दृष्टि से। देखिए, यहाँ पर लिखा है KITE यानी काइट। के की प्लेस वैल्यू 11 होती है, आई की प्लेस वैल्यू 9, टी की प्लेस वैल्यू होती है 20 और ई की प्लेस वैल्यू होती है 5। अब यहाँ पर अगर आप ऊपर वाले में देखोगे तो जो लिखा गया है ये संख्या, इसमें एक एक माइनस करके लिखा गया है। यानी 11 में से एक माइनस किया गया तब ये 10 हो गया। 9 में से एक माइनस किया गया तो 8 हो गया। टी 20 है, 20 में एक माइनस किया गया 19 हो गया। और ई 5 पर है, इसमें से एक माइनस किया गया 4 हो गया। यानी ओवरऑल कहा जाए तो प्लेस वैल्यू में से एक माइनस किया जा रहा है, तो यहाँ पर ये इसका जो अंक है वो नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है TEAR, ये आपका हो जाएगा।
टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, ई की प्लेस वैल्यू 5, ए की प्लेस वैल्यू 1 और आर की प्लेस वैल्यू 18। अब इसको आप गाइस चेंज करिए, 20 में से 1 माइनस करेंगे आप, ये हो जाएगा 19, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 और 18 में से 1 माइनस करेंगे 17। तो 79 40 17 जो है ये आप 19 40 17 जो है आपका ये सी आंसर में दिया गया है। तो सी आंसर परफेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, जब MN रेखा पर दर्पण रखी जाती है तो निम्न आकृति के लिए दर्पण प्रतिबिंब चुनें। आपको यहाँ पर बताना है कि ये एक यहाँ पर चित्र बना हुआ है, ये MN जो है दर्पण बनाया गया है, इसमें आपको बताना है कि ये चित्र जो है दर्पण में कैसा नजर आ रहेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे गाइस तो बहुत ईजी तरीके से आप जानते हैं कि जो भी दर्पण प्रतिबिंब होता है वो केवल और केवल लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है बस। मेरे भाई यहाँ पर आप देखिए जो ये बना हुआ है वर्ग जैसा, इसको आप देखोगे तो ये जो है ये आपके लेफ्ट साइड में है, ये जब दर्पण में देखा जाएगा तो ये राइट साइड में हो जाएगा। तो राइट साइड में केवल और केवल 2 में ही नज़र आ रहा है, ए और बी में। तो ए और बी को अब देखिए। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पर ये जो नीचे गोला है या फिर जो वृत्त जैसा बना हुआ है ये जो है भरा हुआ है, और जो पहले ऑप्शन है इसमें खाली है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी बी आंसर आपका यहाँ पे परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है कि अधोलिखित कथन के साथ बिंदु 1 व 2 तर्क के दिए गए हैं, कथन और तर्क पर विचार करें और निर्णय करें कि कौन सा तर्क प्रबल है। कथन देखिए फिर तर्क देखिए। कथन है कि क्या रोज एक सेब खाने से डॉक्टर के पास कभी नहीं जाना पड़ेगा। सवाल क्या कह रहा है कि क्या रोज एक सेब खाने से डॉक्टर के पास कभी नहीं जाना पड़ेगा। तर्क देखिए, हाँ, हर रोज एक सेब खाने से शरीर के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। दूसरा तर्क है, नहीं, स्वस्थ शरीर के विकास के लिए सभी प्रकार के फल महत्वपूर्ण हैं। देखिए अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए तो पहला तर्क जो है ये उतना प्रबल नहीं है जितना दूसरा प्रबल नजर आ रहा है। कहने का मतलब ये है, पहले तर्क में कहा गया है कि हर रोज एक सेब खाने से शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व मिलते हैं। सभी अगर यहाँ पर नहीं लिखा होता तो ये तर्क आपका प्रबल हो सकता था, लेकिन यहाँ पर लिखा गया सभी पोषक तत्व। मेरे प्यारे भाई ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक सेब में ही सभी पोषक तत्व मौजूद हों, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए लिखा गया है कि नहीं, स्वास्थ्य शरीर के विकास के लिए सभी प्रकार के फल महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल ये बात सही है कि फल जो है ये महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब है आप कोई भी फल खाएंगे वो शरीर के लिए महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि डॉक्टर जो हैं वो शरीर के लिए फल जरूरी बताते हैं कि कोई भी फल खाइए लेकिन खाइए जरूर। तो ये आपका हो जाएगा तर्क 2 जो है ये प्रबल है कथन के अनुसार। तो ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल तर्क 2 प्रबल है। अगला सवाल देखिए, यदि प्लस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ भाग है तो 125 माइनस 5 भागे 15 प्लस 2 गुणे 4 प्लस 3 का मान क्या होगा। अब देखिए इस तरीके के सवाल को हल करने के लिए आपको बॉड मास का नियम लगाना होगा। पहले आप इसको देखिए, लिखा गया है 125, कलर चेंज कर लें थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है पहले 125, तो मैं लिखता हूँ पहले 125, फिर यहाँ पर लिखा है माइनस। माइनस का अर्थ क्या है, यहाँ पर आप देखिए लिखा गया है माइनस का अर्थ है भाग, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया भाग का चिन्ह, ये हो जाएगा आपका 5। भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ जो है प्लस है, प्लस लगा दिया गया। फिर 15 लिखा है तो मैंने 15 लिख दिया। फिर प्लस देखिए, प्लस का अर्थ है गुणा, गुणा लगा दिया मैंने। फिर लिखा है 2 लिख दिया। फिर गुणे का अर्थ जो है ये बताया गया है माइनस, माइनस 4, प्लस का अर्थ जो है ये गुणा है आपका, ये हो जाएगा 3। अब इसको आपको हल करने लेना है। सबसे पहले आप भाग यहाँ पर हल करेंगे, 5 से आप इसको काटिए, ये हो जाएगा 25, यानी 25 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 15 दूना 30। 30 और 25 कितना हो जाएगा, 30 20 50 5 55, यानी ये हो जाएगा आपका 55 माइनस 4 3 12। 55 में से आप 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 में से 2 जाएंगे 3, 5 में से 1 जाएंगे 4, यानी 43 जो है आपका ये राइट उत्तर हो जाएगा। तो सी आंसर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो बहुत ईजी सवाल था, ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से क्या इनके रिश्ते का सही तरीके से वर्णन करता है। देखिए यहाँ पर आप देखिए लिखा गया है चमड़ा, जंतु और पानी। ए पे चमड़ा है, बी पे पानी है और सी पे जंतु है। इसका आप डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम किस तरीके से बनेगा वो आप देखिए। सबसे पहले आप जानते हैं कि जंतु की जो चर्म होती है उसी से चमड़े का निर्माण किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका जंतु वाला, यानी ये वाला हो जाएगा आपका सी वाला।
और इसी में आपका आ जाएगा चमड़ा, क्योंकि जंतु से ही चमड़े का निर्माण होता है, तो ये हो जाएगा आपका ए वाला। तो सी में तो आपका ए हो जाएगा, और बाकी पानी जो है आपका ये अलग हो जाएगा, यानी ये जो बी वाला है ये आपका अलग हो जाएगा। तो जो भी इस तरीके से डायग्राम नजर आए वही आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके का डायग्राम जो है ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। आपको बताना है कि अगला पद कौन सा होगा, यानी इसके बाद वाले जो पद होंगे वो कौन से होंगे। देखिए लिखा किस तरीके से गया है उसको ध्यान से देखिए। पहले आप लिखा है 22B 2I 24D 4W 26F। अब देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये ओवरलैप करके लिखा गया है, कहने का मतलब है एक एक छोड़ करके, यानी 22 में 2 जोड़ा गया 24, 24 में 2 जोड़ा गया 26, अब 26 में आप 2 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 28। इसके बाद आप देखिए इसमें दो जोड़ा गया, फिर ये 4, और 4 में आप 2 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 6, तो यहाँ पर तो 6 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर अक्षर देखिए, y है, y के बाद यहाँ पर आपका w है, यानी y जो है आपका 25 पे आता है, w आपका 23 पे आता है, यानी 2 जो है माइनस किया जा रहा है। तो आप 23 में से 2 माइनस करोगे, ये हो जाएगा आपका 21। 21 की प्लेस वैल्यू जो है ये u की होती है, तो 6 और u, ये जो भी आपका है ये 6 u राइट उत्तर होगा। तो बी आंसर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगर इसके बाद वाला पूछता है, यानी अगर 2 दिया जाता तब आप कहते 22 24 26, इसके बाद आता 28, और इसके बाद बी है, फिर डी है, फिर एफ है, तो मेरे प्यारे भाई ये आपका आता एच, तो ये आपका 28 आता है। इसके बाद पूछता तो ओवरऑल यहाँ पे केवल इसके पहले ही वाला पूछा गया है, तो 6 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। 6u आपका जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है कि लुप्त पद कौन सा है। देखिए लिखा गया है 7, फिर 10, फिर 14, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 25 और फिर 32। इसमें आप देखिए डिफरेंस कीजिए। 7 में कितना जोड़ा गया 3, 10 हो गया। 10 में कितना जोड़ा गया 4, यानी 3 जोड़ा गया है, फिर 4 जोड़ा गया। 25 में आप इसमें देखिए 7 जोड़ा गया। अब मेरे प्यारे भाई अगर आप यहाँ पर देखो तो किस तरीके से जोड़ा जा रहा है। पहले 7 में कितना जोड़ा गया 3 जोड़ा गया 10, 10 में कितना जोड़ा गया 4, ये हो जाएगा 14। 14 में आप कितना जोड़ोगे यहाँ पे 5 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 19। 19 में आप 6 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 25। 25 में आप 7 जोड़ोगे ये हो जाएगा 32। तो मेरे भाई यहाँ पर 19 जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ए आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 3 4 5 6 7 इस तरीके से क्रम में जोड़ा गया है, तो ए आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 19। अगला सवाल देखिए, इस पैटर्न में अगली आकृति विकल्प में से कौन सी होगी। आपको बताना है कि अगली आकृति कौन सी होगी। नीचे देखिए आकृति दी गई है, ऊपर प्रश्न आकृति दी गई है, नीचे विकल्प आकृति दी गई है। अब देखिए अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिए तो जो पहली आकृति है उसमें देखिए जो ये त्रिभुज का भरा हुआ निशान है ये नीचे की तरफ है। दूसरी आकृति में ये अपने दूसरे वर्ग में चला गया है और ये पूरब की साइड में हो गया है। उसके बाद आप देखिए नीचे ये आपका आ जाएगा दक्षिण की साइड में, यानी ये जो है ये कुछ इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से। तो अब ये जो है इसका मुख वो इस तरफ रहेगा, इस तरफ रहेगा। इसका मुख जो है अब वो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ रहेगा। तो लेफ्ट हैंड की तरफ केवल और केवल सी में ही दिया गया है, तो यही आपका राइट उत्तर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन कोई भी नजर नहीं आ रहा है, तो सी आंसर राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अब देखिए अगला सवाल जो कह रहा है वो कह रहा है कि निम्न आकृति में कितने त्रिकोण हैं। त्रिकोण का मतलब होता है कि त्रिभुज। आपको ये बताना है कि इसमें से कुल कितने त्रिभुज हैं। ये आपको आकृति नजर आ रही है, इसमें आपको ये बताना है कि इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं। फटाफट काउंट कीजिए। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 त्रिभुज आपके बन गए, यानी 8 तो कन्फर्म हो गया, ठीक है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ये वाला पूरा बड़ा, ये पूरा बड़ा, ये हो जाएगा आपका 9, यानी ये आपका हो जाएगा 9, ठीक है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर एक ये पूरा बड़ा, ये वाला, ये हो जाएगा आपका 10। इसके बाद आप देखिए ये वाला, ये हो जाएगा आपका 11, और इसके बाद ये वाला आपका हो जाएगा 12। यानी ओवरऑल कहा जाए तो 12 जो है त्रिभुज आपके बन रहे हैं, तो राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर 12। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका 12। जो भी मित्र ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ऐसे ही है। इसके अलावा एक ये वाला 9, एक ये 10 11 और एक ये पूरा 12, तो 12 जो है त्रिकोण या फिर त्रिभुज आ रहे हैं, तो ए आंसर राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला देखिए,
नीचे दिए गए कथन या फिर दिए गए कथन व निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें। चुनें कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करते हैं। कथन दिया गया है, फिर निष्कर्ष दिया गया है। कथन है कि सभी बर्तन पॉट हैं, सभी पॉट गीली मिट्टी हैं। निष्कर्ष देखिए, सभी बर्तन गीली मिट्टी हैं, कुछ गीली मिट्टी पॉट हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको ये डायग्राम बनाना होगा। पहले कह रहा है कि सभी बर्तन पॉट हैं, बर्तन को बी से लिखेंगे, पॉट को पी से लिखेंगे। सभी बर्तन, ये बर्तन हो जाएगा, सभी बर्तन पॉट हैं यानी कि पी, सभी बर्तन पॉट हैं यानी पी। सभी पॉट गीली मिट्टी हैं, पॉट का जितना भी हिस्सा है, ये पॉट का जितना भी हिस्सा है ये क्या है, गीली मिट्टी है, तो इसको जी से लिख दे रहे हैं। फिर से देखिए, सभी बर्तन पॉट हैं, बर्तन का जितना भी हिस्सा है वो पॉट है, ठीक है। सभी पॉट गीली मिट्टी हैं, पॉट का जितना भी हिस्सा है वो गीली मिट्टी है। तो ये डायग्राम आपका बन चुका है। निष्कर्ष देखिए, सभी बर्तन गीली मिट्टी हैं, बर्तन का जितना भी हिस्सा है वो गीली मिट्टी के अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कुछ गीली मिट्टी पॉट हैं, गीली मिट्टी का कुछ हिस्सा जो है पॉट के अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये एक और दो दोनों अनुसरण करता है, यानी राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर। दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। भाई अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर कर दिया करो। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो दोस्त, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये आपको समय से मिला करे। देखिए अगला सवाल जो है ये भी कथन निष्कर्ष का ही है। कथन दिया गया है कि सभी बिस्कुट बाजरा हैं, सभी बाजरा अनाज हैं। निष्कर्ष दिया गया है सभी बिस्कुट अनाज हैं, सभी अनाज बाजरा हैं। अब देखिए इसको आप बनाइए, किस तरीके से बनाएंगे। सभी बिस्कुट बाजरा हैं, ये हो जाएगा बिस्कुट वाला डायग्राम। सभी बिस्कुट, ये बिस्कुट हो जाएगा। बाजरा हैं, सभी बिस्कुट बाजरा हैं। बाजरा को मैंने बी और जे से लिख दिया है, ठीक है। बिस्कुट को मैंने बी से लिखा है और बाजरा को बी और जे से लिखा है। सभी बिस्कुट बाजरा हैं, ठीक है। सभी बाजरा अनाज हैं, बाजरे का जितना भी हिस्सा है, बाजरे का जितना भी हिस्सा है ये क्या है, अनाज है, तो अनाज को मैंने ए से लिख दिया। फिर से देखिए, सभी बिस्कुट बाजरा हैं, बिस्कुट का जितना भी हिस्सा है वो बाजरे के अंदर आ रहा है, और जितने भी बाजरे के हिस्से हैं वो पूरे अनाज के अंदर आ रहे हैं। तो ये बन गया डायग्राम, ठीक है। निष्कर्ष देखिए, सभी बिस्कुट अनाज हैं, बिस्कुट का जितना भी हिस्सा है वो अनाज के अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। सभी अनाज बाजरा हैं, अनाज का जितना भी हिस्सा है वो बाजरा है, नहीं। सभी बाजरा अनाज हैं लेकिन सभी अनाज बाजरा हैं, ये गलत है। तो केवल और केवल निष्कर्ष एक आपका अनुसरण करता है, तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सही विकल्प का चयन करें और निम्न श्रृंखला को पूर्ण करें। आपको यहाँ पर यह देखना है कि जो यहाँ पर ये खाली स्थान है इसमें क्या भरा जाएगा, दूसरा खाली स्थान है इसमें क्या भरा जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, 8 3 7 6 5 9, 8 3 7 6 5 8, यानी इसमें अगर देखा जाए तो 1 माइनस किया गया है, यानी 59 माइनस 1 किया गया 58, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर जो ये आगे संख्या लिखी गई है 83 76 83 76 83 76, इस सभी में लिखा गया है। तो आप इस आगे को छोड़ करके पीछे वाला देखिए, लिखा है 59, फिर लिखा है 58। अब मेरे प्यारे भाई 59 माइनस 1 किया गया है 58। अब आप -2 कीजिए यानी 56। 58 में से आप 2 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 56। तो ये हो जाएगा आपका 83 76 56। 83 76 56। 56 में से आप 3 माइनस करोगे 53। 53 में से आप 4 माइनस करोगे 49, यानी 1 2 3 4 इस तरीके से माइनस हो रहा है। अब आप यहाँ पर मतलब 4 माइनस किया आपने, इसके बाद आप माइनस करेंगे 5। तो मेरे प्यारे भाई 49 में से आप 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 83 76 44। 83 76 44 ये हो जाएगा। 49 में से 5 माइनस करोगे तो मेरे भाई 83 76 56, 83 76 44 ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा, यानी सी आंसर करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर आप देखिए पहले 1 माइनस किया गया है, फिर आप 2 माइनस करोगे, फिर 3 माइनस किया गया है, फिर 4 माइनस किया गया है, फिर आप 5 माइनस करोगे। तो पहले आप 2 माइनस करोगे फिर 5 माइनस करोगे, यानी सी आंसर राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि प्रश्न और कथन। देखिए पहले ऊपर पढ़िए, दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए उचित है या फिर उचित है। देखिए प्रश्न है कि बैग में गेंदों की कुल संख्या क्या है। प्रश्न है कि बैग में गेंदों की कुल संख्या क्या है। कथन दिया गया है कि बैग में 6 नीले 7 लाल और 8 नारंगी गेंदे हैं। दूसरा है कि बैग का रंग हरा है। मेरे भाई मेरे से ये पूछा गया है कि बैग में कुल गेंद जो है कितनी है। अब बैग में कितनी गेंद है ये मुझे बैग के अंदर से ही पता चलेगा, बैग के रंग से नहीं पता चलेगा। चाहे बैग का रंग हरा हो या नीला पीला हो, उससे मतलब नहीं है।
ये पता है कि बैग में 6 नीले हैं, 7 लाल है और 8 जो है ये नारंगी है। यानी 8 7 15 6 21, यानी ओवरऑल कहा जाए तो बैग में कुल मिलाकर के 21 गेंदें हैं। तो केवल और केवल कथन एक जो है यही उचित है उत्तर देने के लिए। तो केवल एक ही उचित है, यानी सी आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ममता और नंदिनी सुबह में शतरंज खेल रही हैं। अगर नंदिनी सूर्योदय की तरफ देख रही है जिस समय वह खेल रही है, तो ममता किस दिशा में देख रही है? बहुत इजी सवाल है मेरे भाई। आप जानते हैं कि सूर्योदय जो है वो पूरब की साइड में होता है, और पूरब जो है आपका वो किस तरफ होता है? पूरब जो है वो किस तरफ होता है? ये आपका हो जाएगा सूर्योदय, यानी इधर सूर्य का उदय होगा। ठीक है। शतरंज जो खेला जाता है वो आमने सामने खेला जाता है। अब देखिए, अगर नंदिनी सूर्योदय की तरफ देख रही है, यानी कहने का मतलब है कि नंदिनी का मुख जो है वो इस साइड में है, नंदिनी का मुख इस साइड में है। नंदिनी जो है सूर्योदय की तरफ देख रही है, तो नंदिनी की तरफ ममता देख रही होगी, यानी ममता जो है नंदिनी की तरफ देख रही होगी, तो ममता का मुख इस साइड में होगा। तो नंदिनी का मुख जो है पूरब की ओर है, तो ममता का मुख ये पश्चिम की ओर हो जाएगा। तो सी आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि वो सूर्योदय की तरफ देख रहे हैं नंदिनी। सूर्योदय का मतलब होता है पूरब की तरफ, आमने सामने खेला जाता है। तो अगर नंदिनी पूरब की तरफ देख रही है तो ममता उसकी विपरीत यानी पश्चिम की तरफ देख रही होगी। तो सी आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन सी परफेक्ट होगा। देखिए, यहाँ पर अगला सवाल जो है वो है कि सुप्रिया अखिल की बहन है। अखिल का पिता की माँ सुप्रिया से कैसे संबंधित है? अब देखिए, अखिल का पिता की माँ, अखिल के पिता की माँ, यहाँ पर ये के लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक है, अखिल के पिता की माँ। ठीक है। देखिए, सुप्रिया जो है वो अखिल की बहन है। डायग्राम यहाँ पर बनाइए। सुप्रिया जो है वो अखिल की बहन है। ये हो जाएंगे सुप्रिया और ये हो जाएंगे अखिल। सुप्रिया अखिल की बहन है। अखिल के पिता, अखिल के जो पिता होंगे वो सुप्रिया के भी पिता होंगे, क्योंकि अखिल और सुप्रिया भाई बहन है। तो अखिल के जो पिता हैं वो सुप्रिया के भी पिता होंगे। तो अखिल के पिता की माँ, अखिल के पिता की माँ यानी सुप्रिया की दादी, अखिल के पिता की माँ यानी सुप्रिया की दादी और अखिल की दादी। तो अखिल के पिता की माँ सुप्रिया और अखिल दोनों की दादी हो जाएंगी। सुप्रिया से कैसे संबंधित है? तो सुप्रिया की दादी हो जाएंगी। ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अखिल और सुप्रिया दोनों भाई बहन हैं, तो अखिल और सुप्रिया दोनों की दादी हो जाएंगी। ए आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखिए, कथन और निष्कर्ष दिया गया है। कथन है, कोई भी रैकून लोमड़ी नहीं है। कोई भी रैकून जो है वो लोमड़ी नहीं है। रैकून को मैंने आर से, लोमड़ी को मैंने यल से लिखा है। कोई भी रैकून लोमड़ी नहीं है। रैकून और लोमड़ी का अलग अलग डायग्राम बन गया। कुछ लोमड़ी हाइना है। हाइना और लोमड़ी में कुछ का रिलेशन है, तो कुछ लोमड़ी हाइना है, यानी इन दोनों में हाइना को मैंने एच से लिख दिया है। ठीक है। निष्कर्ष देखिए, कुछ हाइना लोमड़ी है। हाइना का कुछ हिस्सा लोमड़ी है, बिल्कुल सही है। कुछ लोमड़ी रैकून है। लोमड़ी और रैकून में दूर दूर तक संबंध नहीं है, तो ये गलत है। कोई भी रैकून हाइना नहीं है। रैकून का कोई भी हिस्सा जो है ये हाइना नहीं है। रैकून का कोई भी हिस्सा हाइना नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 ये आपका निष्कर्ष अनुसरण करता है। फिर से इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, 1 मिनट। कोई भी रैकून जो है वो लोमड़ी नहीं है, और कुछ लोमड़ी हाइना है। कुछ लोमड़ी हाइना है। ठीक है। कुछ हाइना लोमड़ी है। हाइना का कुछ हिस्सा लोमड़ी है, तो सही है। कुछ लोमड़ी रैकून है। लोमड़ी का कुछ हिस्सा रैकून है, नहीं। कोई भी रैकून हाइना नहीं है। कोई भी रैकून हाइना नहीं है। रैकून का कोई भी हिस्सा हाइना नहीं है। इधर से भी बन सकता है, ये दो तरीके से बन सकता है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, यानी ये वाला गलत हो जाएगा। तो केवल और केवल निष्कर्ष एक ही अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला सवाल देखिए, विषम वाले को चुने, यानी इसमें से जो विषम है या जो भिन्न है उसको चुनना है। बहुत इजी है। आप देखिए, ऑप्शन ए में ये आपका पाई हो जाएगा, ऑप्शन बी में सिग्मा, ऑप्शन सी में गणितीय चिन्ह ये भी है, लेकिन ऑप्शन डी में देखोगे तो अंग्रेजी का कैपिटल ए लिखा गया है, तो ये अंग्रेजी का है। बाकी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में गणितीय चिन्ह है, जबकि ऑप्शन डी में अंग्रेजी चिन्ह है। तो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर ऑप्शन डी जो है यही आपका अलग हो जाएगा। ऑप्शन डी ही इसमें भिन्न है, तो ऑप्शन डी किस में है? ऑप्शन सी में। तो सी आंसर राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विषम को चुने, इसमें से भी आपको विषम ही बताना है। ये भी काफ़ी इजी है। इजी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखिए एन जो है इसका दर्पण प्रतिबिंब में एन बनाया गया है। टी जो है इसका जल प्रतिबिंब बना दिया गया है। एल का दर्पण प्रतिबिंब है। सी का भी दर्पण प्रतिबिंब है। तो मेरे प्यारे भाई, ये आपका मिरर इमेज है।
ये भी आपका मिरर इमेज है, ये भी आपका मिरर इमेज है, लेकिन जो ऑप्शन बी में दिया गया है ये वाटर इमेज दे दी गई है। तो बाकी में मिरर इमेज है, केवल एक में वाटर इमेज है, तो वाटर इमेज वाला ही आपका विषम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आंसर परफेक्ट यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लिखा गया है कि अधोलिखित कथन के साथ बिंदु 1 व 2 धारणाएं दी गई हैं। कथन और निम्नलिखित धारणाओं पर विचार करें और निर्णय लें कि कौन सी धारणाएं इस कथन में अंतर्निहित है। कथन देखिए और धारणा देखिए। कथन है, हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब पर्यावरण खतरे में है, इसलिए इसे संरक्षित करना महत्वपूर्ण है। कथन देखिए, हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब पर्यावरण खतरे में है, इसलिए इसे संरक्षित करना महत्वपूर्ण है। धारणा है, हमें स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने, पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने और हमारे बच्चों के लिए पर्यावरण या फिर पृथ्वी को संरक्षित रखने में मदद के लिए पर्यावरण की रक्षा करने की आवश्यकता है। ये बिल्कुल सही है धारणा। दूसरा है, प्रदूषण न केवल स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च बढ़ाता है बल्कि काम करने की क्षमता भी कम करता है। ये भी सही है। तो एक और दो दोनों इसमें निहित हैं, यानी दोनों धारणाएं निहित हैं। सी आंसर राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाए। देखिए नेक्स्ट सवाल जो है वो है, नीचे दिए गए कथन व निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निष्कर्ष के तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करें। देखिए कथन है, निष्कर्ष है। कथन का डायग्राम बनाइए। कुछ लोहा जंग है, लोहा को मैंने एल से लिखा है और जंग को मैंने जे से लिखा है। कुछ लोहा जंग है, यानी कुछ और लोहा के बीच में और जंग के बीच में इस तरीके से रिलेशन बनेगा। तो कुछ लोहा जंग है, सभी जंग भूरे होते हैं। जंग का जितना भी हिस्सा है वो क्या है, भूरा है। भूरा को मैंने बी एच से लिख दिया है। तो कुछ लोहा जंग है और सभी जंग भूरे हैं, ठीक है। निष्कर्ष देखिए, कुछ भूरे जंग होते हैं, भूरे का कुछ हिस्सा जंग है, ये सही है। कुछ लोहे भूरे हैं, लोहे का कुछ हिस्सा भूरा है, ये भी सही है। तो निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, यानी दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। डी उत्तर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाए। देखिए आगे बढ़ते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2018 ग्रुप डी की परीक्षा में 20/9/2018 को 4 बजे से 5:30 बजे के बीच जो सवाल पूछे गए हैं, अब उसको देखते हैं। 4 बजे से 5:30 बजे के बीच जो भी सवाल पूछा गया है, अब उसको देख लीजिए। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक रामबाण संग्रह सीरीज के नाम से ई बुक लॉन्च की गई है, जो स्पेशल फॉर रेलवे एग्जाम्स के लिए है। मेरे प्यारे भाई, इस ई बुक की खास बात यह है कि ये रामबाण संग्रह सीरीज है। इस ई बुक में आपको रेलवे एग्जाम्स के लिए बेहतरीन कंटेंट तो मिलेंगे ही, साथ में इस ई बुक के साथ में आपको 5000 से अधिक जीके के क्वेश्चंस की ई बुक जो है ये बिल्कुल फ्री में मिल रही है। और इस पर अभी 60% का डिस्काउंट चला है, ये आपको मात्र 39 की मिल जाएगी। तो अगर आपको लेना है तो इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर 8948667652 8948667652 इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। यहीं से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। इस ई बुक के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो नंबर ध्यान से नोट कीजिएगा, 8948667652। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके इस ई बुक के बारे में जानकारी जरूर ले लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल पहला देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर ज्ञात करें। आपको एक श्रृंखला दी गई है, इसमें से अगला अक्षर आपको ज्ञात करना है। श्रृंखला किस तरीके से है वो आप देखिए। लिखा है ई, फिर जी, फिर आई, एल, ओ, एस। अब देखिए ई जो है 5 पे होता है, जी 7 पे, आई 9 पे, एल 12 पे, ओ 15 पे और एस 19 पे। अब यहाँ पर आप देखिए, पहले में 2 ऐड किया गया है, दूसरे में भी 2 ऐड किया गया है, तीसरे में 3 ऐड किया गया है, चौथे में भी 3 ऐड किया गया है, उसके बाद 4 ऐड किया गया है। यानी 2-2, 3-3, 4-4 इस तरीके से ऐड हो रहा है। तो आप अब भी 4 ही ऐड करेंगे तो 19 और 4 ये हो जाएगा आपका 23। 23 पे आता है डब्ल्यू। डब्ल्यू आपका राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ए आंसर करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको अगला पद ही ज्ञात करना है। यहाँ पर आप देखिए लिखा है ए, फिर ई, फिर आई। अब देखिए ए, ई, आई, इसके बाद आप देखो तो अगर ओवल में कहा जाए तो ओ आता है, ठीक है, ओ तो लिखा है। इसके बाद देखिए 1 में 4 जोड़ा गया, 5 में 4 जोड़ा गया, 9 में 4 जोड़ा गया, 13। अब देखिए ओ के बाद अगर 13 यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन में नहीं है, तो ओ और ये ओ वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। ये तो बात पता चल गया। अब यहाँ पर आप देखिए ए जो है इसमें 4 जोड़ करके 5 लिख दिया गया ई, और ई में 5 जोड़ करके 4 लिख दिया गया आपका यहाँ पे 9।
और 9 में भी आप 4 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका 13, और 13 जो है ये m पे आता है, तो m आपका हो जाएगा यहाँ पर m, जिसकी प्लेस वैल्यू होती है 13। ओके, यहाँ पर आप देखिए ये हो आपका 26 पे, 26 माइनस 4 22, 22 माइनस 4 18, और 18 माइनस 4 आपका हो जाएगा 14, 14 पे आता है आपका n, तो ये हो जाएगा M13n, यानी राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ लीजिए फिर से, देखिए इसमें 4 4 ऐड किया जा रहा है, संख्या में भी 4 4 ऐड किया जा रहा है, और बाद वाले में 4 4 माइनस किया जा रहा है। बी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विषम की पहचान करना है। इसमें भी आपको विषम बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। देखिए पहला देखिए, टी आपका 20 पर होता है, एच आपका 8 पर होता है, बिल्कुल सही है। आर आपका 18 पे होता है, जे आपका 10 पे होता है, ये भी सही है। पी आपका 16 पे होता है, एल आपका 12 पे होता है, ये गलत दिया गया है। एन 14 पे, एन 14 पे, ये सही है। यानी सी आंसर जो है आपका ये विषम है, या फिर सी जो है ये गलत दिया गया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। जो भी यार ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कथन दिया गया है, फिर निष्कर्ष दिया गया है। कथन देखिए, कथन है कि स्कूल के प्रतिनिधित्व के लिए शारीरिक शिक्षा के अध्यापक ने 2 एथलीट्स और 2 बैडमिंटन खिलाड़ियों का चयन किया। निष्कर्ष है, एक एथलीट और एक बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। दूसरा निष्कर्ष है कि अध्यापक ने उन्हीं खिलाड़ियों का चयन किया जिन्हें वह पसंद करता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कथन एक ज़्यादा प्रबल है, या फिर कथन एक में अगर कहा जाए तो निष्कर्ष एक जो है आपका ये अनुसरण करता है। अनुसरण करने का कारण यह है कि एक एथलीट और एक बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। जाहिर सी बात है, क्योंकि इसमें बताया गया कि शारीरिक शिक्षा के अध्यापक ने 2 एथलीट्स और 2 बैडमिंटन खिलाड़ी का चयन किया है। भाई अगर 2 उन्होंने चयन किया है तो एक ना एक तो होनी ही होनी है, तो निष्कर्ष एक तो बिल्कुल एक्यूरेट है। दूसरा देखिए, अध्यापक ने उन्हीं खिलाड़ियों का चयन किया है जिन्हें वे पसंद करते हैं, ये गलत है। हो सकता है कि इन्होंने उस खिलाड़ी का चयन किया हो जो खेलने में ज़्यादा अच्छा हो, भले उसको पसंद ना हो। तो मेरे प्यारे भाई, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ठीक है। अगला देखिए, कथन और निष्कर्ष फिर है। कथन दिया गया है कि सभी गुलाबी फूल हैं। गुलाबी को मैंने जी से लिख दिया है, सभी गुलाबी फूल हैं। फूल को मैंने एफ से लिख दिया है। सभी गुलाबी फूल हैं और सभी फूल सुगंधित हैं। सुगंधित को मैंने एस से लिख दिया है। फिर से देखिए, सभी गुलाबी फूल हैं, जी आपका पूरा आ जाएगा एफ के अंदर, और सभी फूल जो हैं सुगंधित हैं, यानी यह फूल आ जाएगा यस के अंदर। ये आपका बन गया है यहाँ पर जो दिया गया है कथन, उसके अनुरूप डायग्राम। अब देखिए, निष्कर्ष है कि कुछ फूल गुलाबी हैं, फूल का कुछ हिस्सा गुलाबी है, बिल्कुल सही है। कुछ सुगंधित फूल हैं, सुगंधित का कुछ हिस्सा फूल है, ये भी सही है। तो एक और दो दोनों निष्कर्ष करता है, यानी सभी निष्कर्ष पालन करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ए आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको कथन और निष्कर्ष दिया गया है, इसका देखिए समझिएगा। देखिए एक बात मैं आपको और बता दूं, हमारा जो टारगेट है वो है कम समय में अधिक क्वेश्चन कंप्लीट करना। इस वजह से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं क्वेश्चंस कंप्लीट करवा रहा हूँ। आपको समझाने की दृष्टि से मैं अच्छे से समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। आपको समझ में आ भी रहा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद भी है। देखिए कथन है, हाल ही के एक अध्ययन में ये देखा गया है कि सप्ताह में 5 दिन व्यायाम करने वाले लोग जीवन शैली की बीमारियों से कम प्रभावित होते हैं। कहने का मतलब है कि सप्ताह में 5 दिन अगर कोई व्यायाम करता है तो वो जीवन शैली की बीमारियों से कम प्रभावित होगा, ये कथन कहा गया है। निष्कर्ष देखिए, एक स्वस्थ जीवन के लिए शारीरिक दुरुस्ती महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि 5 दिन भी अगर आप व्यायाम करेंगे तो आप बीमारियों से कम प्रभावित होंगे, यानी बीमारियां जो हैं ये बहुत ही कम मात्रा में होंगी। तो जाहिर सी बात है कि शारीरिक दृष्टि जो है शरीर के लिए आवश्यक है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा निष्कर्ष है कि सप्ताह के 6 दिन व्यायाम करने से स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो जाएंगी। मतलब अगर आप 5 दिन व्यायाम करते हैं तो आपको कम प्रभाव होगा, लेकिन अगर आप 6 दिन करेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर आप 6 दिन करेंगे तो और भी अच्छा ही रहेगा। तो मेरे भाई केवल और केवल निष्कर्ष एक ही आपका सही है, यानी सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे भी कथन निष्कर्ष ही है। कथन है, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कोई भी लिखने का गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। कथन है, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कोई भी लिखने का गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए, ये कथन कहा गया है। ठीक है,
पूर्वानुमान है कि उनके हाथ अभी लंबे समय तक पेंसिल या लेखन सामग्री पकड़ने के लिए समन्वय बनाने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि ऐसा कथन में कहा गया कि अगर 5 साल से कम आयु के बच्चे हैं तो उन्हें लिखने के लिए कोई भी काम ना दिया जाए। कहने का मतलब है कि अगर उनको काम ना दिया जाए तो उनके अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी है, तभी ऐसा कहा जा रहा है। तो उनके अंदर कमी यह है कि उनके लंबे समय तक पेंसिल या फिर कहा जाए लेखन सामग्री पकड़ने के लिए उनके हाथ उतने तैयार नहीं हैं। ये बिल्कुल सही है। वह लेखन कौशल सिखाए जाने के लिए भी छोटे हैं। ये छोटे हैं, बिल्कुल छोटे हैं। तो 1 और 2 दोनों निहित है, यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों निहित है। तो बी उत्तर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करें। यहाँ पे भी आपको अगला ही पद ज्ञात करना है। दिया गया है V2 E5 H8 K11। इसके बाद अगला पूछा, देखिए अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो 2 और में 3 जोड़ा गया 5, 5 में 3 जोड़ा गया 8, 8 में 3 जोड़ा गया 11 और 11 में भी आप 3 जोड़ दोगे, ये हो जाएगा 14। 14 की प्लेस वैल्यू होती है n और यहाँ पर हो जाएगा आपका 14। तो n 14 यानी ए आंसर, राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। 3 3 जो है ये ऐड किया जा रहा है, तो 11 में 3 जोड़ोगे 14, 14 की प्लेस वैल्यू n यानी ए आंसर, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कथन है, निष्कर्ष है। कथन है कुछ पार्क वृत्त हैं, पार्क का कुछ हिस्सा जो है वृत्त है, कुछ पार्क वृत्त हैं, कुछ पार्क वृत्त हैं, ठीक है। और कुछ वृत्त चौराहे हैं, कुछ वृत्त जो हैं वो चौराहे हैं, ठीक है। कुछ पार्क वृत्त हैं और कुछ वृत्त चौराहे हैं, ठीक है। सभी चौराहे वृत्त हैं, चौराहे का सारा हिस्सा वृत्त है, ये गलत है। सभी चौराहे पार्क हैं, चौराहे का सारा हिस्सा पार्क है, ये भी गलत है। सभी नहीं, ना तो कोई है, यानी 1 और 2 दोनों कथन के अनुरूप नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आंसर। दोनों ही निष्कर्ष कथनों के अनुरूप सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कितने त्रिभुज हैं। आपको बताना है कि यहाँ पर जो ये आकृति नजर आ रही है इसमें त्रिभुज कितने हैं। देखिए आप ऊपर वाले में पहले काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ऊपर 10 और नीचे 10, कितना हो गया 10 और 10 20। 20 त्रिभुज तो आपके आसानी से ऐसे ही नजर आ रहे हैं। फिर से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऊपर है और 10 नीचे, यानी टोटल कहा जाए तो 20 त्रिभुज आपके ऐसे ही हो गए। अब इसके बाद आप यहाँ पर आप देखिए 20 के बाद आप देखिए एक ये वाला बड़ा वाला आपका 21। इसके बाद आप देखिए मेरे भाई एक ये वाला बड़ा आपका ये हो जाएगा 22, यानी 22 त्रिभुज हो गए। और इसके बाद आप देखिए एक ये पूरा 23 और एक ये पूरा आपका 24। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 24 जो है त्रिभुज आपके नज़र आ रहे हैं, तो बी उत्तर राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। 24 ही मुझे नज़र आ रहा है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, कथन है और इसके बाद दिया गया है कि कौन सा पर्याप्त है, यानी कि कहने का मतलब है कि कथन दिया गया है और ये कहा गया है कि एक प्रश्न दिया गया है और उसका उत्तर देने के लिए कितने कथन पर्याप्त हैं, ये आपको बताना है। प्रश्न दिया गया है कि नीता के पास 3 रंगों की गेंदें हैं। नीता के पास 3 रंग की गेंदें हैं, क्या हम कह सकते हैं कि उसके पास पीले रंग की कितनी गेंदें हैं। कहने का मतलब है उसके पास 3 रंग की गेंद है और मुझे ये बताना है कि उसके पास पीले रंग की कितनी गेंद है। कथन है कि 6 गेंदें हैं। कहने का मतलब है कि उसके पास कुल मिलाकर के 6 गेंदें हैं, ठीक है। मान लिया मैंने कि कथन के अनुरूप 6 गेंदें हैं। 1/3 गेंद नीली है। अब 6 का 1/3 कितना होगा, 6 का 1/3 कितना होगा 2, यानी 2 गेंद जो है वो कैसी है, नीली है। तो नीली वाले गेंदों की संख्या कितनी निकल गई, 2, और आधी गेंदें लाल हैं। अब 6 गेंद उसके पास पहले से थी, उसमें से आधी गेंद लाल है, यानी 3 गेंद जो है लाल है। तो 3 गेंद लाल हो गई, 2 गेंद नीली हो गई, 3 और 2 5 गेंद हो गई। 1 गेंद जो बची है वो हो जाएगी पीली। तो पीली गेंदों की संख्या पूछी गई थी तो 1 गेंद हो जाएगी, यानी 1 2 और 3। अगर तीनों कथन को मिला लिया जाए तो हम इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो तीनों कथन मिलकर के पर्याप्त हैं, यानी कथन 1 2 3 तीनों पर्याप्त हैं। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। बाकी PDF मैं आपको इसकी टेलीग्राम पे दे दूंगा। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल दिया गया है कि 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है, तो 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा।
देखिए यहाँ पर जो डेट है वो बिल्कुल सेम है, मंथ भी बिल्कुल सेम है, बस चेंज है केवल और केवल ईयर में। ईयर में अंतर कितने का है, 18 और 21, यानी ईयर कितने का है, 3 साल का। प्लस लीप ईयर इसमें कितना है आपका, केवल 2020 वाला लीप ईयर निकलेगा। तो 3 और 1 4/7, यानी 3 और 1 4 हो जाएगा आपका। ईयर प्लस लीप ईयर बटे 7 होता है, तो 4 और बटे 7, यानी कि केवल और केवल 4 आपका यहाँ पर बचता है रिमाइंडर। अब इस गुरुवार में आपको 4 जोड़ देना है। तो कैसे आप जोड़ेंगे, गुरुवार के बाद 4 आप ऐड करेंगे, कितना आएगा, शुक्रवार, उसके बाद शनिवार, उसके बाद रविवार और उसके बाद सोमवार, यानी राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर सोमवार, बी उत्तर राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखिए, लता एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए कहती है कि ये मेरे पिता की पत्नी के बेटे की पत्नी है। लता किसकी ओर इशारा कर रही है। अब देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। लता एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए कहती है, कौन कहती है, लता, किसकी तरफ, तस्वीर की तरफ। ये मेरे पिता यानी लता के पिता की पत्नी, लता के पिता की पत्नी यानी लता की माँ के बेटे यानी लता की माँ के बेटे यानी लता का भाई की पत्नी है। लता के भाई की पत्नी कौन होगी, लता की भाभी होगी। तो राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर यहाँ पर आपका। फिर से देखिए अब डायग्राम से समझिए, ये तो मैंने आपको वैसे ही बताया है। देखिए ये कोई एक तस्वीर है, मान लेता हूँ मैंने कोई एक तस्वीर है। एक तस्वीर की इंगित करते हुए लता कहती है कि ये मेरे पिता, लता, ये हो गई लता, लता के कोई एक पिता है, लता के पिता की पत्नी यानी लता की माँ, ये हो गई लता की माँ के बेटे यानी लता का एक भाई है, उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी है यानी लता की भाभी। तो बी उत्तर राइट उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विषम को चुनना है। ये भी काफ़ी इजी है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ए बी एंड सी ये तीनों जो है गणितीय चिन्ह है। और बाकी अगर कहा जाए मेरे प्यारे भाई, तो जो ऑप्शन नंबर डी में डी लिखा गया है ये गणितीय चिन्ह नहीं, ये अंग्रेजी का चिन्ह है। तो बी उत्तर यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। बाकी ए में देखा जाए फाइव, बी में थीटा, सी में बीटा और डी में आपका ऑप्शन डी दिया गया है। तो बी उत्तर यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। विषम यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, श्रवण जो है उत्तर पूरब की तरफ देख रहा है। पहले वह 45 डिग्री वामावर्त, फिर 90 डिग्री वामावर्त और फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है। अब वह किस दिशा में देख रहा है। देखिए इस तरीके के सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देखना है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कितने कौन सा घूम रहा है। देखिए श्रवण जो है ये उत्तर पूरब की तरफ देख रहा है। सबसे पहले आप यहाँ पर एक दिशा वाला डायग्राम बनाइए। ये हो जाएगा आपका उत्तर, ये दक्षिण, ये हो जाएगा पूरब, ये हो जाएगा आपका पश्चिम। इसके बाद ये 4 दिशाएं और होती हैं। ये हो जाएगा आपका उत्तर पूरब, ये हो जाएगा आपका दक्षिण पूरब, ये दक्षिण पूरब, ये हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम और ये हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम। ये आपके हो जाएंगे कुल मिलाकर के 8 दिशाएं। अब देखिए कह रहा है कि पहले वे 45 डिग्री वामावर्त, वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी वो एंटी क्लॉकवाइज कितना घूम रहा है, पहले 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री वामावर्त यानी कि फिर 90 डिग्री, 90 डिग्री 45 डिग्री कितना हो जाएगा आपका 135 डिग्री, ठीक है। और फिर वो 180 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज वो कितना घूम रहा है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 135 डिग्री आप माइनस करेंगे, ये निकलेगा आपको 45 डिग्री। अब 45 डिग्री उसको क्लॉकवाइज घुमाना है क्योंकि ज़्यादा वाली संख्या जो है वो दक्षिणावर्त ही है। तो आपको यहाँ पर क्लॉकवाइज 180 डिग्री में से आप माइनस करेंगे तो 45 डिग्री निकलेगा। तो क्लॉकवाइज 45 डिग्री आपको यहाँ पे इसको मूव कराना होगा। श्रवण किस तरफ देख रहा है, उत्तर पूरब की तरफ देख रहा है। किधर देख रहा है, उत्तर पूरब की तरफ। उत्तर पूरब यानी इस दिशा की तरफ देख रहा है। अब इस तरफ की देख रहा है, उसको आपको क्लॉकवाइज 45 डिग्री मूव कराना है, तो ये पूरब की तरफ चला जाएगा। किस तरफ देखेगा, पूरब की तरफ। तो यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा आपका पूरब की तरफ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर हो जाएगा। फिर से समझिए, यहाँ पर आपने कोई एक डायग्राम बना लिया, ये डायग्राम बना लिया आपने। ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण, ये पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका उत्तर पूरब, ठीक है। अब देखिए पहले यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री और फिर ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री 45 डिग्री ये हो जाएगा 135 डिग्री और क्लॉकवाइज ये 180 डिग्री माइनस कर रहा है तो 180 डिग्री। 180 डिग्री में से आप 135 डिग्री यहाँ पर माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री आपको क्लॉकवाइज मूव कराना होगा क्योंकि ज़्यादा वाली संख्या जो है क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त ही है। तो 45 डिग्री आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे, अगर वो उत्तर पूरब की तरफ देख रहा है, आप 45 डिग्री उससे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये पूरब की तरफ देखेगा। तो यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर। अगला सवाल देखिए, बेन आरेख में कौन सा विकल्प निम्नलिखित के बीच सही संबंध व्यक्त करता है। शरीर, हाथ, पैर। देखिए शरीर यानी ऑप्शन सी यहाँ पर के अंदर हाथ अलग है और पैर जो है अलग है, तो सी के अंदर ए एंड बी अलग अलग हो जाएगा। तो बी आंसर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखिए,
नीचे दी गई संख्याओं के समूह में से उस संख्या समायोजन का चयन करें ताकि उसके समकक्ष अक्षरों से एक सार्थक शब्द का निर्माण हो सके। यहाँ पर आपको U T E Y V और A यहाँ पर एक अक्षर नज़र आ रहे होंगे। 5 अक्षर हैं, 5 नहीं 6 अक्षर हैं। इन 6 अक्षरों को मतलब एकत्रित करके या फिर इनका संयोजन करके कोई एक सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। वो सार्थक शब्द कौन सा बन सकता है ये आपको बताना है। तो देखिए, जब भी आपको इस तरीके के सवाल दिए जाएँ तो इसके हल करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो आप अक्षर को ध्यान से देखिए और उन करीबी अक्षर को ढूंढिए जो इसके बन सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप ऑप्शन से चेक कीजिए एक एक करके। तो ऑप्शन से चेक करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाता है क्योंकि चारों ऑप्शन चेक करना पड़ जाता है। बाकी आप यहाँ पर देखोगे तो ब्यूटी आपको नज़र आ रहा होगा, VEAUTY, ये ब्यूटी नज़र आ रहा है। ब्यूटी मतलब होता है सुंदर। अब बी आपका यहाँ पे लिखा है 5 पे, ई आपका लिखा है 3 पे, ए आपका लिखा है 6 पे, यू लिखा है 1 पे, टी लिखा है 2 पे और वाई लिखा है 4 पे। यानी 53, 61, 34। तो 53 यहाँ पर लिखा है और 62 और 14, 53, 62, 14 यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे हो जाएगा। ये इस तरीके से है, ठीक है। टी आपका 53, 61, 24, 53, 61, हाँ 53, 61, 24 है, सही तो है। तो ए आंसर राइट होगा, 53, 61, 24 ए आंसर राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 53, 61, 24। तो जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ब्यूटी यहाँ पर आपका बनेगा। अगला देखिए, इसमें से आपको बताना है कि अगला क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ए आकृति और बी आकृति में देखिए ये इसका बिल्कुल उल्टा यानी जल प्रतिबिंब बन गया है। अब ये इसका जल प्रतिबिंब बना है तो आपको इसका भी जल प्रतिबिंब बनाना है। जल प्रतिबिंब बनाओ या फिर आप नहीं, जल प्रतिबिंब नहीं, इसका आपको दर्पण प्रतिबिंब बनाना होगा क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत यहाँ पर है मेरे प्यारे भाई। ये जो यहाँ पर कोने पे है ये इस कोने पे आ जाएगा, इसका मुख इस तरफ है, इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको किस में नजर आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में ही नजर आ रहा है। तो ए आंसर राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आपको बताना है इसमें से अगला क्या होगा। पहले डी है, फिर ई है, फिर एफ है, तो अब जी आएगा, फिर डब्ल्यू है, वी है, यू है, यानी 23, 22, 21। अब इसे आप माइनस करेंगे एक टी, यानी जी और टी आपका हो जाएगा डी उत्तर राइट हो जाएगा। काफ़ी इजी था। अगला देखिए, कथन है निष्कर्ष है। कथन है सभी गुड़िया उपहार हैं, जितनी भी गुड़िया हैं वो उपहार हैं। सभी गुड़िया उपहार हैं। गुड़िया को मैंने जी से लिखा, उपहार को मैंने यू से लिखा। सभी गुड़िया उपहार हैं और सभी गुड़िया खिलौने। गुड़िया का जितने भी हिस्सा है वो क्या है, खिलौना है, के एच से लिख दे मैंने, ठीक है। निष्कर्ष देखिए, सभी उपहार खिलौने, उपहार का जितना भी हिस्सा है वो खिलौना है, बिल्कुल सही है। कुछ खिलौने उपहार हैं, खिलौने का कुछ हिस्सा उपहार है, ये भी सही है। तो एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, यानी दोनों, एक और दो दोनों पालन करते हैं। बी उत्तर राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। देखिए इसमें से आपको विषम को चुनना है। विषम आप देखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। देखिए दोनों तरफ यहाँ पे झाड़ियाँ बनी हुई हैं, दोनों तरफ झाड़ियाँ हैं, इसमें भी दोनों तरफ है लेकिन इसमें एक ही तरफ है, यानी सी उत्तर यहाँ पे विषम है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला देखिए, अखिल पूरब की ओर 2 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। देखिए आप समझिएगा, इसका आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम देखिए, पहले अखिल पूरब की ओर 2 किलोमीटर चलता है। यहाँ से अगर उसने चलना स्टार्ट किया तो वो 2 किलोमीटर चलेगा पूरब की तरफ, ठीक है। और फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा यानी अपने ऊपर की तरफ जाएगा और 2 किलोमीटर चलता है, फिर से 2 किलोमीटर चलता है। अब वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में, प्रारंभिक स्थिति उसकी ये है, अंतिम स्थिति उसकी ये है। ये किस दिशा में, इस दिशा में। इस दिशा को क्या कहते हैं, ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, और ये हो जाएगा आपका उत्तर पूरब। यानी किस दिशा में है, उत्तर पूरब दिशा में है। तो बी उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें से आपको बताना है कि अगली आकृति कौन सी होगी। अब देखिए आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें सबसे पहले ये फर्स्ट वाले पे है, फिर सेकंड वाले पे पूरा बन गया है, फिर एक छोड़ करके थर्ड वाले पे बन गया है। अब आपको 2 छोड़ करके फोर्थ वाले पे बनाना है, 2 छोड़ करके बनाना है, 2 छोड़ करके बनाना है, यानी डी उत्तर यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी परफेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, चेरी आम और फल के बीच क्या संबंध बनेगा। चेरी आम और फल, देखिए फल ये हो जाएगा और फल के अंदर एक चेरी हो जाएगा और एक आम हो जाएगा क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। तो सी उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा, फल के अंदर हो जाएगा एक चेरी और एक हो जाएगा आम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी।
अगला देखिए यहाँ पे आपको बताना है दर्पण प्रतिबिंब। ये इसका दर्पण प्रतिबिंब किस तरीके से बनेगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब जो है किस तरीके से बनेगा। ये ऊपर की साइड में है, यहाँ पर ये नीचे है और ये उल्टा बन गया है। यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। 2 अक्टूबर 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। 2 अक्टूबर 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए इसके लिए आपको कोड लगाना होगा। कोड किस तरीके से आप जानते हैं, कोड होता है मंथ का कोड होता है 144 025 036 146। ये होता है कोड, यानी ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये होता है मंथ का कोड। देखिए इस तरीके के सवाल को हल करने के लिए जो भी आपका तरीका है आप उसे से हल कीजिएगा। बाकी जो मेरा तरीका है वो उससे मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी मेरे प्यारे भाई आपके तरीके और मेरे तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आंसर अलग अलग नहीं होगा, ठीक है। और जो एयर का कोड होता है वो होता है 4206, ये होता है एयर का कोड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए 2 लिखा है, 2 मैंने लिख दिया। अक्टूबर का कोड क्या निकलेगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए जो एयर का कोड है ये सन 2000 है, 2000 का हो जाएगा 6 और 10 हो जाएगा आपका। और 10 में कितने लेप ईयर हो जाएंगे, 4 दूनी 8 यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 2 4 1 5 5 और 6 11 11 10 21 यानी 21 हो जाएगा। 21 को आप 7 से भाग देंगे, 7 के 21 पूरा पूरा कट गया, कोई भी इसमें रिमाइंडर नहीं बचा है। और जब बिल्कुल कोई भी रिमाइंडर ना बचे यानी शून्य बचे तो शून्य पे आपका आता है शनिवार, तो शनिवार राइट उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो आपका भी उत्तर शनिवार ही आना चाहिए। आप बेशक किसी दूसरे तरीके से हल कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन उत्तर आपका शनिवार ही आना चाहिए। तो मान लीजिए आपका राइट उत्तर है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए अब जो मैं कंप्लीट करूंगा वो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2018 ग्रुप डी की परीक्षा में पूछे गए 22/9/2018 को 9 बजे से 10:30 बजे के बीच जो पेपर पूछे गए हैं उसको मैं कंप्लीट करूंगा। तो मेरे प्यारे भाई अगर आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। कहीं कोई डाउट है किसी भी सवाल में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी जिम्मेदारी है, आपके डाउट को तुरंत क्लियर करूंगा। बाकी इसी बुक के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा 8948667652। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करके इसी बुक के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। बाकी मेरे प्यारे भाई कहीं कोई डाउट है तो आप पूछिएगा। और मेरी मेहनत आपको कैसी लगी, मेरे समझाने का तरीका आपको कैसा आया, समझ में आया, या फिर मेरे प्यारे भाई कहीं कोई सुधार की ज़रूरत है, आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा ताकि मैं अगले वीडियो में सुधार कर सकूँ। तो मिलते हैं इसके बाद एक और नई बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।